एक लड़की जिसने देखा था हीरोइन बनने का सपना, लेकिन उसके सपनों पर लग चुकी थी किसी की बुरी नजर। धड़ मिला सेप्टिक टैंक में तो सर कोसों दूर। नमस्कार, हम हैं अनीशा सिंह आनंद और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस स्टूडियोज़ में। और आप देख रहे हैं हमारा शो क्राइम टेल्स। आज की कहानी जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो थोड़ी सी पर्सनल है। पर्सनल इसलिए है कि जिस विक्टिम की कहानी हम आपको सुनाएंगे उसके स्ट्रगल, उसकी लाइफ की कहानी थोड़ी बहुत हमारी लाइफ की कहानी से भी मिलती जुलती है। ये पर्सनल क्यों है ये हम आपको ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। तो हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पर्सनली ये मानना है कि जो लोग टेलीविज़न या फिल्म इंडस्ट्री में बाहर से आते हैं उनका जो यहाँ पर आने के बाद स्ट्रगल होता है वो दूसरा स्ट्रगल होता है। पहला स्ट्रगल, पहली लड़ाई वो अपने घर में लड़ रहे होते हैं, अपने अपनों से लड़ रहे होते हैं। क्योंकि कोई भी इस इंडस्ट्री में आया हुआ आउटसाइडर, उसके घर वाले उसको ये नहीं बोलते कि हाँ जा बेटा जाकर तू एक्टर बन जा, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ जा बेटा जाकर के तू डायरेक्टर बन जा, मैं तेरे साथ हूँ। या राइटर बन जा, मैं तेरे साथ हूँ। सबको सबसे पहले अपने घर में एक लड़ाई लड़नी होती है और उस लड़ाई में जीतना होता है, तभी मुंबई का सफ़र शुरू होता है। इनमें से कई लोग अपनी लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाते हैं, मतलब घर में ही उनकी लड़ाई दम तोड़ देती है। उनके माँ बाप, उनके घर वाले उन्हें कभी कभी समझा बुझा कर, कभी कभी सख्ती से तो कभी प्यार से उनके सपनों को दबा देते हैं या उनके सपनों की दिशा ही मोड़ देते हैं। अच्छा है या बुरा हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन मीनाक्षी थापर जिसकी आज ये कहानी है उसने डेफिनेटली अपने घर की ये लड़ाई जीत ली थी। मीनाक्षी थापर देहरादून की रहने वाली थी। साल 2011 में उसने देहरादून के एक बहुत ही नामी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। घर में उसकी माँ थी, उसका एक बड़ा भाई था और बड़े भाई की पत्नी थी। पिता की मौत काफ़ी पहले हो चुकी थी। मीनाक्षी बचपन से ही एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। तो कॉलेज ख़त्म होते ही उसने छोटा मोटा देहरादून में ही मॉडलिंग असाइनमेंट उठा लिया। थोड़ी बहुत उसकी दुकान चल भी पड़ी। फिर उसने सोचा कि उसे एक लीप लेना चाहिए और उसने अपने घर में बताया कि उसे मुंबई आना है, उसे मुंबई में हीरोइन बनना है। उसकी माँ ने उसको बहुत ही समझाया बुझाया, लेकिन वो नहीं मानी। ऐसे में उसके बड़े भाई ने उसका साथ दिया। उसका बड़ा भाई आर्मी में था, तो कभी कभी घर आना जाना होता था और अपनी छोटी बहन के ऊपर बहुत जान छिड़कता था। तो जब मीनाक्षी ने उसे कहा कि उसे मुंबई जाकर के हीरोइन बनना है तो उसने उसका साथ दिया और मीनाक्षी अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर देहरादून से मुंबई पहुंच गई। मुंबई में आने के बाद उसने सपने तो बहुत देखे थे कि सब कुछ यूं हो जाएगा, यूं ऑडिशन देगी वो और यूं सिलेक्शन हो जाएगा उसे और उसके बाद फिल्में ही फिल्में, लेकिन वैसा हुआ नहीं। स्ट्रगल बहुत देखने थे उसे। छोटे मोटे मॉडलिंग असाइनमेंट्स तो उसे मिल ही रहे थे, लेकिन एक्टिंग का काम उसे नहीं मिल रहा था। किसी तरीके से मेहनत करके, लोगों से बातचीत करके, कॉन्टैक्ट्स बना करके वो जूनियर आर्टिस्ट का काम करने लगी। साथ साथ वो बच्चों को डांस वांस सिखा करके भी थोड़ा बहुत अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन कुछ बात नहीं बन रही थी। ऐसे ही काफ़ी समय बीत गया। मीनाक्षी को धीरे धीरे लगने लगा कि शायद ये ज़िंदगी इसके लिए है ही नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसमें एक कोशिश बाकी थी। वो कोशिश करती रही और इस बार उसे एक छोटी सी फिल्म में छोटा सा काम करने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम था 404। फिल्म का किरदार भले छोटा था, लेकिन मीनाक्षी ने अपनी एक छाप छोड़ दी थी। उसके बाद धीरे धीरे काम के दरवाजे खुल गए इसके लिए। काफ़ी सारे असाइनमेंट्स इसको मिलने लगे, मॉडलिंग, एड्स, छोटी मोटी फिल्में भी मिलने लगी। लेकिन अब भी वो जो अपने बिग ब्रेक का इंतज़ार कर रही थी वो उसकी झोली में नहीं गिरा था। लेकिन वो हार नहीं मानी, कोशिश जारी रही उसकी और फाइनली 2012 में उसे वो ब्रेक मिला जिसके लिए वो इतने समय से स्ट्रगल कर रही थी। साल 2012 में उसके झोली में आई एक बहुत बड़ी फिल्म हीरोइन, जिसको मधुर भंडारकर ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में काफ़ी बड़े बड़े नाम थे, जैसे कि करीना कपूर,
अर्जुन रामपाल। हालांकि मीनाक्षी का जो कैरेक्टर था वो बहुत ही छोटा था, लेकिन फिर भी मीनाक्षी ने जी जान लगा दी थी इस फिल्म के लिए। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, मीनाक्षी ने सेट पर आना जाना शुरू किया। सेट पर उसके कई दोस्त बने। जो भी मीनाक्षी को जानते थे उन्हें पता था कि मीनाक्षी इस फिल्म से बहुत उम्मीदें लगा के बैठी है और वो बहुत यकीन के साथ कह सकती थी कि ये फिल्म उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मीनाक्षी उस सेट पर दोबारा दिखनी ही बंद हो गई। मीनाक्षी कहाँ थी, किसके साथ थी, आखिर वो कहाँ गई, ये सेट पर किसी को नहीं पता था। ऐसे में उसके घर वाले इन सारी बातों से अनजान थे। मीनाक्षी की माँ कोमल को मीनाक्षी के फ़ोन से एक दिन मैसेज आता है कि उसे अर्जेंटली 10,000 रुपयों की ज़रूरत है। मीनाक्षी की माँ फ़ौरन वो पैसे उसके अकाउंट में जमा करवा देती है, लेकिन जब वो उसको फ़ोन करके उससे बात करने की कोशिश करती है तो मीनाक्षी से उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसका फ़ोन बंद आता है। माँ को थोड़ी सी घबराहट होती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, वो उससे फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन मीनाक्षी का कोई खबर नहीं। मीनाक्षी की भाभी एक दिन मीनाक्षी के नंबर पर एक मैसेज करती है कि मीनाक्षी, आप जहाँ भी हैं प्लीज़ हमें फ़ोन कीजिए, फ़ोन ऑन कीजिए, हमसे बात कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं आपके लिए, और अगर अब भी हमें आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो हम लोग अब पुलिस के पास जाएंगे और आपकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाएंगे। तो अगर आप सही सलामत हैं तो प्लीज़ आप हमें मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए। लेकिन मीनाक्षी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। लेकिन उसके बाद वो होता है जिसके बारे में लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। मीनाक्षी की माँ को फिर से मीनाक्षी के फ़ोन से मैसेज आता है कि अगर उन्होंने 3 दिन के अंदर मीनाक्षी के अकाउंट में 15 लाख रुपए नहीं डलवाए तो मीनाक्षी की एडल्ट फिल्म बनवाकर पूरे देहरादून में सर्कुलेट करवा दी जाएगी। मीनाक्षी की माँ घबरा जाती है, उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या करे। 15 लाख तो दूर, उनके घर में शायद 15,000 भी नहीं थे। बड़ी मुश्किल से वो किसी तरीके से इधर से उधर से जुगाड़ करके 60,000 रुपये जमा करती हैं और फ़ौरन मीनाक्षी के अकाउंट में जमा करवाती हैं। लेकिन फिर भी उनका मीनाक्षी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। मीनाक्षी की माँ कोमल अब अपना सारा धैर्य खो चुकी थी। वो वहाँ के लोकल पुलिस के पास जाती है और उनको सारी बात बताती है। मीनाक्षी के बड़े भाई को भी इस बारे में इन्फॉर्म किया जाता है और वो अपनी ड्यूटी छोड़कर पहले तो देहरादून पहुँचते हैं और फिर वहाँ से सीधा मुंबई के लिए रवाना होते हैं। मुंबई पहुँचने के बाद वो मीनाक्षी के सबसे करीबी दोस्त आलोक वर्मा से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर उनकी बहन है कहाँ। आलोक वर्मा उन्हें बताते हैं कि वो और उनके और भी कई दोस्त मीनाक्षी के लिए खुद बहुत परेशान हैं। आलोक वर्मा मीनाक्षी के भाई को बताते हैं कि उन्होंने 13 मार्च को मीनाक्षी को मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर छोड़ा था। वहाँ से वो अपने 2 दोस्तों के साथ प्रयागराज के लिए निकली थी। वो बताते हैं कि मीनाक्षी ने उन्हें बताया था कि उसे एक भोजपुरी फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है और प्रयागराज में उसकी एक मीटिंग फिक्स हुई है भोजपुरी सिनेमा के प्रोड्यूसर के साथ, इसीलिए वो इस मीटिंग के लिए जा रही है। मीनाक्षी का भाई ये इन्फॉर्मेशन लेकर लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस मामले की संज्ञान लेती है। पुलिस जब छानबीन शुरू करती है तो उन्हें पता चलता है कि मीनाक्षी जिन 2 लोगों के साथ प्रयागराज गई थी वो था अमित जायसवाल और प्रीति सुरीन। पुलिस जब अमित जायसवाल और प्रीति सुरीन के बारे में छानबीन शुरू करती है तो पता चलता है कि ये दोनों भी फिल्मों में एक्टिंग करते थे, लेकिन ये जूनियर आर्टिस्ट थे, मतलब अभी भी वो स्ट्रगल ही कर रहे थे और ये दोनों प्रयागराज के ही रहने वाले थे। पुलिस इन दोनों का पता लगाने में जुट जाती है, लेकिन इन दोनों का फ़ोन भी बंद आ रहा है। इनको ढूंढते ढूंढते मुंबई पुलिस प्रयागराज पहुंचती है और अमित जायसवाल के घर पर जाकर के जब पूछताछ करती है तो उनके पिता, जो कि पेशे से एक लॉयर हैं, वो बताते हैं कि अमित जायसवाल प्रयागराज में तो था 1-2 दिन पहले, लेकिन वो घर नहीं आया था। तो वो कुछ ही दिन का स्टे था जब वो प्रयागराज में था। वहीं प्रीति सुरीन के घर जब पुलिस पहुंचती है तो उसके फादर बताते हैं कि प्रीति अपने किसी दोस्त के साथ 1-2 दिन के लिए प्रयागराज आई थी, घर में रही, उसके बाद फिर वो चली गई और वो कहाँ गई उन्हें नहीं पता है।
पुलिस की छानबीन जारी रहती है। वो अभी भी अमित जायसवाल और प्रीति को ट्रेस करने में लगे हुए रहते हैं। वहीं मीनाक्षी की मां को मीनाक्षी के ही फ़ोन से फिरौती के मैसेजेस का सिलसिला जारी रहता है। ये प्रोसेस 2 अप्रैल 2012 तक चलता है और उसके बाद मैसेजेस आने बंद हो जाते हैं और सबके मन में यही डर घर कर जाता है कि मीनाक्षी ठीक तो है, जिंदा तो है। ऐसे में मुंबई पुलिस को एक लीड मिलती है। मीनाक्षी का डेबिट कार्ड इस्तेमाल किया जाता है बांद्रा के एक एटीएम में। पुलिस इस लीड के सहारे उस एटीएम तक पहुंचती है और जब वहां का सीसीटीवी खंगालती है तो उस सीसीटीवी में नजर आता है अमित जायसवाल। पुलिस अमित जायसवाल को ट्रेस करते करते उसके घर तक पहुंचती है और वहां उन्हें प्रीति सुरीन भी मिलती है। दोनों को मुंबई पुलिस अरेस्ट करती है और उनसे जब सख्ती से पूछताछ करती है तो उनका सारा सच सामने आ जाता है। ये वो सच है जिसको सुन के सब दंग रह गए। अमित जायसवाल और प्रीति सुरीन दोनों ही प्रयागराज के रहने वाले थे। अमित जायसवाल पेशे से तो एक लॉयर था, लेकिन उसे एक्टिंग का चस्का था और वो प्रयागराज में ही एक छोटा सा एक्टिंग इंस्टीट्यूट चलाता था और वहीं पर उसकी मुलाकात हुई प्रीति सुरीन से। दोनों के सपने एक जैसे थे, दोनों बहुत ही एम्बिशियस थे, तो दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों ने ही डिसाइड किया कि वो फाइनली मुंबई जाएंगे। वहाँ पे उनको अच्छा काम मिलेगा, फ़ौरन वो बहुत अमीर हो जाएंगे और बहुत बड़े स्टार्स बन जाएंगे। ये सपना लेकर वो मुंबई आते हैं और उनकी स्ट्रगल की कहानी शुरू होती है। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मुंबई में काम तो था, लेकिन वैसा काम नहीं था उनके पास जिसके वो सपने बुनकर आए थे। थक हार कर किसी तरीके से जूनियर आर्टिस्ट की तरह वो गुजारा कर रहे थे। जूनियर आर्टिस्ट की तरह उन्हें काम मिल रहा था और ऐसे ही उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला गया। काम और नाम के खोज का डेस्परेशन जो था वो चरम सीमा पर था और उन्हें भी फिर मौका मिला मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन में एज जूनियर आर्टिस्ट काम करने का। और हीरोइन के इस सेट पर इनकी मुलाकात हुई मीनाक्षी थापर से और धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो गई। मीनाक्षी देखने में तो खूबसूरत थी ही, उसकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी थी और उसके पास थी अपने बारे में बहुत सारी कहानियाँ उनको सुनाने के लिए। और मीनाक्षी ने जो अपने बारे में इनको कहानी सुनाई वो ये थी कि वो नेपाल के बहुत बड़े राजघराने से आती है, उसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत ज़मीन जायदाद हैं। ये बात जब अमित जायसवाल और प्रीति सुरीन के दिलो दिमाग में गई तो उन्हें आइडिया आया कि मीनाक्षी के घर वालों के पास बहुत पैसा है। अगर वो मीनाक्षी को किडनैप कर लेते हैं तो उसके घर वाले बहुत ही आसानी से जितना पैसा वो मांगेंगे वो दे देंगे। तो इसी प्लान के तहत उन्होंने मीनाक्षी को कहा कि वो उसे भोजपुरी फिल्म में काम करने का एक मौका दे सकते हैं क्योंकि उनके कांटेक्ट में एक भोजपुरी फिल्मों का प्रोड्यूसर है। मीनाक्षी जो अभी भी अच्छे काम की तलाश में थी वो इस अपॉर्चुनिटी को मना नहीं करती है और उनके साथ वो इस प्रोड्यूसर से मिलने को राज़ी हो जाती है। अमित जायसवाल और प्रीति सुरीन उसे ये कहते हैं कि वो जो प्रोड्यूसर है वो प्रयागराज में रहता है और उसे अगर उससे मीटिंग करनी है तो उसे उन दोनों के साथ प्रयागराज जाना पड़ेगा। मीनाक्षी फ़ौरन अग्री कर जाती है और 13 मार्च को अपने दोस्त आलोक वर्मा के साथ वो लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर जाती है। वहाँ पे उसे अमित जायसवाल और प्रीति सुरीन मिलते हैं और उन दोनों के साथ वो प्रयागराज की ट्रेन में बैठकर प्रयागराज पहुँच जाती है। प्रयागराज पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि उसके साथ तो धोखा हुआ है क्योंकि अमित और प्रीति उसे वहाँ पे बंधक बना लेते हैं और उसी के फ़ोन से उसकी माँ को फिरौती की रकम मांगने लग जाते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ के पास तो पैसे ही नहीं हैं उन्हें देने के लिए और ये सब कहानी जो मीनाक्षी ने उन्हें सुनाई थी वो सब झूठी है। मीनाक्षी एक बहुत ही ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। ये उनका गुस्सा था कि फंस जाने का डर कि उन लोगों ने उसी समय डिसाइड कर लिया कि वो मीनाक्षी को ज़िंदा तो नहीं छोड़ेंगे। मीनाक्षी की बॉडी के उन लोगों ने 2 टुकड़े किए। उन्होंने मीनाक्षी की हेडलेस बॉडी को उसी घर के सेप्टिक टैंक में डाला और उसका कटा हुआ सर लेकर वो प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर पहुँचे और उन्होंने उसका सर वहीं फेंक दिया।
और उसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन उन्होंने फिर भी मीनाक्षी के सिम कार्ड को एक्टिव रखा और उसके माँ से फिरौती की रकम मांगते रहे। और जब उन्हें लगा कि मामला ठंडा हो गया होगा तो दोनों वापस मुंबई आ गए। और उनके राज का पर्दाफाश तब हुआ जब अमित ने मीनाक्षी का वो डेबिट कार्ड इस्तेमाल किया पैसे विड्रॉ करने के लिए। इन सब में ये सोचा जा सकता है कि मीनाक्षी ने आखिर अपने बारे में ऐसी झूठी कहानी क्यों फैलाई थी। आखिर क्या कारण था कि उसने अपनी दुनिया से बिल्कुल ही अलग दुनिया अपने दोस्तों को दिखाई थी। इस बात का जवाब तो मीनाक्षी ही दे सकती थी। लेकिन अगर सोचा जाए तो शायद कारण ये रहा होगा कि ये जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविज़न इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यहाँ पर इम्प्रेशन बहुत मायने रखता है। लोग इम्प्रेशन पर अट्रैक्ट होते हैं, काम देते हैं। शायद मीनाक्षी ने भी यही सोचा होगा कि अगर वो अपना एक ऐसा पिक्चर प्रेजेंट करे कि उसके पास बहुत पैसे हैं, वो एक राजघराने से बिलोंग करती है, तो शायद लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और लोगों के साथ नया काम भी अट्रैक्ट होगा। इस कहानी के जो 3 मुख्य किरदार हैं, मीनाक्षी थापर, अमित जायसवाल और प्रीति सुरीन, ये तीनों एक ही ख्वाहिश लेकर मुंबई आए थे कि एक दिन ये बहुत बड़ा नाम बनेंगे। और ये बने भी। एक ऐसा समय आया कि पूरा देश इनके बारे में बातें कर रहा था। पूरा देश जानता था कि मीनाक्षी थापर कौन है, अमित जायसवाल कौन है और प्रीति सुरीन कौन है। लेकिन वजह बहुत दर्दनाक थी, वजह बहुत गलत थी। मीनाक्षी की माँ के बारे में सोचकर दिल चकनाचूर हो जाता है। वो कहीं ना कहीं ये तो ज़रूर सोचती होंगी आज ना कि जब उनकी बेटी ने उनके सामने पहली बार ये ज़िद की थी कि उसे मुंबई जाना है, हीरोइन बनना है, तो उन्होंने उस दिन उसकी बात को नकारा क्यों नहीं था? क्यों नहीं उसकी ज़िद को कुचल डाला था? क्यों नहीं उसे भी कमरे में बंद कर दिया था जैसे और माँ बाप करते हैं? क्यों नहीं समझा कर, प्यार से या एक थप्पड़ लगाकर उसके सपनों की दिशा कहीं और मोड़ दी थी? खैर, वो वक्त अब वापस नहीं आएगा। अब है तो सिर्फ मीनाक्षी की यादें, कुछ अच्छी, कुछ दर्दनाक। थापर परिवार अब तो कभी अपने परिवार के किसी बच्चे को इस इंडस्ट्री में नहीं भेजेगा। इसी थॉट के साथ हम अपनी ये कहानी कंक्लूड करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ हमारे शो क्राइम टेल्स पर। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडेंस स्टूडियो पर। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। और आपको हमारा आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कंटेंट हमारा पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में फॉरवर्ड भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और आपका कोई थॉट हो तो आप अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।